अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान का 30वां चीफ जस्टिस, उसका फैसला हो गया है। आपसे कुछ देर पहले सियासतदानों पर मुश्तमिल मुंतखब अरकान पार्लियामेंट 12 अरकान पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को पाकिस्तान का नया चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है। और ये इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया आफरीदी के बीच हुआ। और कुछ दिन पहले आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम। इसमें जो पुराना सिलसिला था कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज खुद ही हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करती थी, वो सिलसिला तब्दील किया गया 26वीं आईनी तरमीम में। और अब 3 जजों के पैनल के ज़रिए खसूसी पार्लिमानी कमेटी ने ये इंतखाब करना था, जो आज हो गया। और अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की रिटायरमेंट के। और अब देखना ये कि आज का ये जो फैसला है, जो कहा जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत से हुआ है 12 रुकनी पार्लिमान की कमेटी के अंदर, इस फैसले का रद्द-ए-अमल जस्टिस याहिया आफरीदी क्या देते हैं, क्योंकि अभी तक कोई मुसद्दका इत्तला नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी किसी भी ऐसी पेशकश को फौरी तौर पे कबूल करेंगे। और ये इत्तला भी नहीं है कि उनकी मर्ज़ी से उनके नाम पर गौर किया गया। और अगर जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल करते हैं तो फिर डेफिनेटली 26वीं आईनी तरमीम पर अज़ खुद ही अमल दरामद हो जाएगा। अब कल की बात है, कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से या फिर जस्टिस याहिया आफरीदी की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है। मुख्तसरन आपको जस्टिस याहिया आफरीदी का कुछ बैकग्राउंड पस मंज़र हम बताते चलें। डेरा इस्माइल ख़ान से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी भी HSN और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फ़ारिग तहसील हैं। 1990 में वकालत का आगाज़ करने वाले याहिया आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला की लॉ फर्म के पार्टनर भी रहे हैं। 2010 में उन्हें पेशावर हाई कोर्ट का एडहॉक जज लगाया गया और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट तैनात किया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक वो फाटा से, जो साबिक कबायली इलाकाजात हैं, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के, बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के पहले जज थे और फिर जो बाद में चीफ जस्टिस बने। और 2018 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज भी मुकर्रर किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने बहुत से अहम फैसले भी किए हैं बतौर जज। इनमें से एक, साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो आइन शिकनी का मुकदमा चल रहा था, उसके ट्राइब्यूनल की कुछ अरसे के लिए सरबराही भी की, मगर बाद में वो उस बेंच से अलग हो गए। पेशावर हाई कोर्ट में 6 बरस का अरसा गुजारने के बाद 28 जून 2018 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। जस्टिस काजी फायजीसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में वो शामिल थे और काजी फायजीसा के मामले को FBR में भेजने की फ़ैसले की मुखालफत की थी। जस्टिस याहिया आफरीदी हाल ही में उन चीफ जस्टिस के साथ शामिल उन 4 जजों का हिस्सा थे जिन्होंने मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट करने की मुखालफत की थी। 9 मई 2023 के बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद ख़वाजा की दरख्वास्त पे समाअत करते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने हुक्मनामे में लिखा था कि एहतजाज करने वाले 103 सिविलियंस पर आर्मी एक्ट लागू नहीं होता। 9-10 मई के 2023 के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुतल्लका क्रिमिनल कवानीन के तहत समाअत करने का हुक्म भी उन्होंने दिया था। जस्टिस याहिया आफरीदी की उम्र इस वक्त 59 साल है और अगर इनका नाम बतौर चीफ जस्टिस ये ओहदा वो कबूल कर लेते हैं तो फिर भी उन्हें रिटायरमेंट की मुकर्ररा उम्र तक पहुंचने से 3 साल कबल ही रिटायर होना पड़ेगा। इसकी वजह 26वीं यानी तरमीम है जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि मुल्क के चीफ जस्टिस का तकर्रर सिर्फ 3 साल के लिए होगा
और ये मुद्दत मुकम्मल होने के बाद उस चीफ़ जस्टिस को रिटायर ही समझा जाएगा, चाहे वो 65 साल की उम्र को ही क्यों ना पहुँचे हों। तो ये जस्टिस याहिया अफरीदी थे। हम बताते चले कि 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करते हुए, सुपरसीड करते हुए पार्लिमान की इस कमेटी ने 2/3 अक्सरियत के साथ जस्टिस याहिया अफरीदी को नामज़द किया है। और अब इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस ओहदे की कबूलियत करनी है, फिर हल्फ उठाना है और वो मुल्क के 30वें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट और सिंध हाई कोर्ट बार के साबिक़ सदर जनाब सलाहुद्दीन अहमद, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट साकिब बशीर। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सर, ये बड़ी ख़बर है सलाहुद्दीन साहब, सारे तवक्को कर रहे थे कि अगर 26वीं आईनी तरमीम हो भी गई तो फिर भी पार्लिमानी कमेटी जो है वो कुछ शायद गुंजाइश दिखाई, कुछ ज़र्फ़ का मुकाबला करेगी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर तरीन हैं उन्हीं को चीफ़ जस्टिस तैनात किया जाएगा, क्योंकि अब तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ़ जस्टिस के पर भी काट दिए गए हैं और उनके अख्तियारात में भी बेहद कमी हुई है। तो इसके बावजूद भी जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती का पार्लिमानी कमेटी का जो फ़ैसला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, बेसिकली पार्लिमानी कमेटी बेसिकली जो हमारी हुकूमती पार्टियां हैं उनको जब से मंसूर अली शाह साहब ने रिज़र्व सीट्स के केस में उनके हक़ में फ़ैसला नहीं किया, तब से वो शाह साहब को शक की नज़र से देखते रहे हैं। और ये तमाम जो आइनी तरामीम का जो ड्रामा किया गया वो सिर्फ उस शक की वजह से था, और इसलिए उनको लगता था कि हमने किसी तरीके से अदलिया को अपने काबू में लाना है। अब जो ये प्रोसेस किया है उन्होंने कि हम टॉप 3 में से अपना कोई एक जज चुनेंगे, बेसिकली कोशिश ये है कि जो पहले सिस्टम होता था 18वीं तरमीम से पहले, जब हमने देखा कि हर जज रेस में लगा हुआ होता था कि मुझे चीफ जस्टिस बना दिया जाए। आपको याद होगा सज्जाद अली शाह साहब के बारे में मशहूर है कि वो जरदारी साहब के घुटने पे उन्होंने हाथ रखा था कि मुझे चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बना दिया जाए, और ऐसी बेशुमार जस्टिस मुनीर को भी आउट ऑफ टर्न बनाया गया था। बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। तो कोशिश पार्लियामेंटेरियंस की तो यही है कि वो वाली रिवायत दोबारा से कायम हो जाए। उसको उनको लगता है शायद इस तरीके से हम जुडिशरी को बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे। खैर, मैं समझता हूँ, देखें, मंसूर अली शाह साहब यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड हैं एज वेरी फाइन जूरिस्ट, रिफॉर्मिस्ट सोच के वो जज हैं। इवन याहिया अफरीदी साहब के बारे में भी जेंटलमैन आदमी हैं, उनकी इंडिपेंडेंट सोच के वो कायल हैं, ना ही वो कोई गवर्नमेंट से ना अपने कॉलीग से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। अब देखना ये है कि जुडिशरी में आया अब वो यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो पार्लियामेंट की जो ये कोशिश है सियासतदानों की कि आपस में जजेस को लड़ाया जाए, अब जुडिशरी के अंदर से उस चीज़ की कितनी रेजिस्टेंस आती है और कितना प्रिंसिपल स्टांस लिया जाता है। ठीक है। अच्छा साकिब बशीर साहब, आपको क्या लगता है कि याहिया अफरीदी जो हैं, जैसे कि सलाहुद्दीन अहमद कह रहे हैं, बड़े इंडिपेंडेंट माइंड जज हैं, तो वो जितने भी इंडिपेंडेंट हो जाएं 26वीं यानी तरमीम के बाद, तो चीफ जस्टिस के ओहदे के कल पुर्जे तो सारे काट दिए गए हैं, पर पुर्जे कहना चाहिए। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी इन अख्तियारात के इस नए फ्रेमवर्क के अंदर क्या कर सकेंगे कि जिससे अदलिया की आज़ादी के वो एक सिंबल के तौर पे सामने आएंगे, और सुप्रीम कोर्ट की जो आज़ादी है, अदलिया की आज़ादी को वो उसका दिफा कर सकेंगे, उसका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। क्या आइनी अख्तियारात रह गया है अब चीफ जस्टिस की इस कुर्सी के पास? पहली बात तो ये है कि जो कमेटी है उसने जस्टिस मंसूर अली शाह उनको माइनस कर दिया, जस्टिस मुनीब अख्तर को माइनस कर दिया। 9 बजे तकरीबन इजलास शुरू हुआ है और 11:15 बजे ख़त्म हो गया है। तो 1.25 घंटे में
उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की पूरी जो बतौर जज, बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, दैन फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के पूरी हिस्ट्री खंगाली और उसके बाद पार्लिमानी कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ये तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। और इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी शक्ल पसंद नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह उनके सिर्फ एक मामला कि 12 जुलाई का जो फैसला उन्होंने दिया है वो अगर माले गनीमत की नशिस्तें हुकूमत को दे देते तो आज वो चीफ जस्टिस होते। वो किसी के साथ चाय की टेबल पे बैठ के बात कर लेते तो वो आज चीफ जस्टिस होते। तो दूसरी जानिब जो आपने जस्टिस याहिया अफरीदी उनके हवाले से बात की है, वो पहले तो ये समझ आ जाए कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या उनको पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया है या नहीं। दूसरे नंबर पे उनके लिए सबसे पहला और बड़ा चैलेंज, क्योंकि वो गैर जानिबदार जज के तौर पर मशहूर हैं, क्योंकि जो बार एसोसिएशंस हैं, अब कराची बार का भी कल इलामिया आया, इससे पहले अली अहमद कुर्द बड़े क्लियर उन्होंने बोला, फिर बलूचिस्तान हामिद खान और मुनीर मलिक, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनकी जानिब से बड़ा एक क्लैरिटी आई कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी को चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। सबसे पहला चैलेंज जस्टिस याहिया अफरीदी जो गैर जानिबदार जज हैं कि उनको कल जब ये पुकारा जाएगा कि हम आपको चीफ जस्टिस नहीं मानते, तो अब उसको उनको कैसे हैंडल करना है। फिर जब 25 अक्टूबर को वो आएंगे तो 26 अक्टूबर को जब इन तरमीम को चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, फिर उस पर उनका क्या रद्द अमल होगा। क्या हुकूमत जो बज़ाहिर लग रहा था कि कंट्रोल भी है और वो कोई श्योरिटी भी लेना चाह रही है, जिसको चीफ जस्टिस बनाना है उनको कोई श्योरिटी हो कि मुस्तकबिल में वो चलेंगे उनके साथ, मुस्तकबिल में उनको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह कहते ही 25 अक्टूबर के बाद हमें तो घर भेज दिया जाएगा और ये वो, तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं ला रहे। तो जिसको लाया है तो क्या कोई श्योरिटी मिली है? तो ये इतने चैलेंजेस हैं उनके सामने होंगे कि वकील जो है वो बाहर भी होंगे और उनके सामने भी होंगे। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिस तरह जो है वो ये आईनी बेंचेस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि वहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान अगर आईनी बेंच के सरबराह बन जाते हैं, जिन्होंने अपनी जो रिजर्व सीट्स का फैसला दिया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे 8 जजेस का फैसला गैर आईनी है, उनको माने ही ना, तो अंदाज़ा लगा लें कि हशर क्या होगा इस हमारी जुडिशरी का। और जिस तरह, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज तो आज़ाद अदलिया जो कंप्रोमाइज़ हुई है, क्या जैसे याहिया अफरीदी, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब ये 2007 की जो वकला तहरीक थी, जब ये चल रहे थे मामलात, तो उस वक्त जैसे याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह ये बहुत एक्टिव नहीं हुए, लेकिन एक लिमिटेड हद तक जस्टिस अतर मिनल्लाह तो बहुत एक्टिव हो गए। उसके बाद वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ थे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, तो ये मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आज़ाद अदलिया के लिए ये बाहर निकले। उसके बाद उनको जो चीफ जस्टिस की बहाली के लिए भी, तो वो एक पूरा एक बैकग्राउंड है, उनके लिए चैलेंजेस बहुत होंगे, उनको जो है वो अब देखना है कि कैसे उनको हैंडल करते हैं। बहरहाल सलाउद्दीन अहमद साहब, आपके ख्याल में जिन चैलेंजेस का साकिब बशीर ने जिक्र किया है, उसी कॉन्टेक्स्ट में जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था जिसकी अभी नज़रसानी पेंडिंग है, जिस पे अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया, तो अब उस मखसूस नशिस्तों वाले केस पर क्या जस्टिस याहिया अफरीदी अमल दरामद करवा सकेंगे इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद और ये आईनी बेंचेस बनने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है, अभी जिस तरह आपने कहा कि अभी तक उन्होंने ऑफ़र कबूल नहीं की। पहली चीज़ तो ये है कि वो ये ऑफ़र कबूल करें, क्योंकि आपको जैसे पता है 26वीं तरमीम में ये लिखा है कि अगर जो नामज़द किया हुआ जो चीफ जस्टिस है वो अगर मंजूर नहीं करता तो फिर बाकी दोनों में से दोबारा चॉइस करनी पड़ेगी, यानी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। और मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट एक अगर रिवायत कायम हो कि जो ये कोशिश हुई है सियासतदानों की कि जजेस के साथ खेला जाए, अगर जजेस अपनी माजी की रिवायत तोड़ के वो जो जूनियर जजेस हैं वो खुद पीछे हट के वो कहें कि सीनियर मोस्ट को अपॉइंट करें, तो सबसे अच्छी आइंदा आने वाले दिनों के लिए रिवायत तो वो होगी। दूसरी बात आपने की जो मखसूस नशिस्तों की, देखें वो केस अब जो उसकी रिव्यू आएगी तो उसके रिव्यू जब रिव्यू तो फाइल हो चुकी है, मगर जो वो अब सुनवाई होगी
वो 26वीं तरमीम के तहत तो वो आईनी बेंच के पास जाएगी। अब उस आईनी बेंच में सुन रहे हैं 5 जजेस। और वो आईनी बेंच बनाने वाले कौन है? आईनी बेंच बनाने वाले यही सियासतदान हैं। जुडिशल कमीशन बनाती है जिसमें 7 सियासतदान हैं और बाकी जो 6 हैं उसमें से 1 बार का मेंबर है और फिर जज साहिबान हैं। तो जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट उसमें बड़ी आसानी से हासिल कर लेगी और फिर वही एक बेंच सुनेगी और वो नेचुरली स्मॉलर बेंच होगी, फुल कोर्ट तो नहीं होगी जिस तरह, और वो फिर 5-7 जजेस बैठ के फैसला करेंगे। तो हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि अपने लिए तमाम ये रास्ते आसान करे, मगर मैं समझता हूँ कि अब जुडिशरी पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और जो भी चीफ जस्टिस बनता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब जुडिशरी को इस दलदल से निकाला जाए। जुडिशरी को इस दलदल से कैसे निकाला जाए, क्योंकि जुडिशरी को इस दलदल में डालने वाले बज़ाहिर खुद भी दलदल से बाहर नहीं हैं, क्योंकि अदलिया की आज़ादी, पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और बालादस्ती और हुकूमत का कंट्रोल जो है, ये तीनों ही जुड़े हैं बुनियादी तौर पे अदलिया की आज़ादी से। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं, ये जो एक किस्म का ट्राइका जो हमें नज़र आ रहा है अब आने वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या ये ट्राइका मिलकर भी जुडिशल कमीशन के कंट्रोल पर असरअंदाज हो सकता है, जिसके अंदर ज़्यादातर अब सियासी अदाकार मौजूद होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम सहाफ़ी में बात हो रही है नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी, जिनको पार्लिमानी कमेटी ने कुछ देर पहले नामजद किया है। अभी उनका जवाब या रद्द-ए-अमल आना है। मगर साकिब बशीर साहब, आज जो ये पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग थी, इसमें PTI वालों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो आप समझते हैं ये उनका दुरुस्त फैसला था और उनको क्यों इसरार किया जा रहा था कि वो भी आएँ? और ये उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, क्योंकि पहले जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके खिलाफ रेफरेंस PTI लाई थी और उन्होंने फिर बताया कि आपने रेफरेंस लाया था, 1.5 साल उन्होंने गुजारा है। तो अब उनको एक तो बड़ा क्लियर था कि जो भी होना है वो हुकूमत ने करना है। 8 वोट उनके पूरे हैं, मतलब याहिया को लाना है, मुनीब साहब को तो लाना ही नहीं है, मंसूर को लाना है, तो वो उन्होंने करना है, हमारी तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसलिए हम कोई ऐसी पोजीशन पे आए कि क्योंकि अगर मीटिंग में चले जाते तो मीटिंग में तो उन्होंने इख्तलाफ ही करना था, जिस तरह ये कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहा है। अच्छा, वो उन्होंने तासुर ये मिलता कि याहिया अफरीदी साहब के मुखालिफ हैं PTI? नहीं, तासुर ना मिलता, हुकूमत बकायदा प्रोपोगेट करती कि ये जो याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ बार बार करती कि ये तो वो थे कि जिन्होंने याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस मुखालफत की। अब उनकी पोजीशन जो है नॉर्मल है, ठीक है जी, जो आ गया है, फिर देखते हैं इसको कैसे हमने हैंडल करना। मतलब वो काजी फाजिसा साहब का जो तजर्बा था उनका बड़ा बिटर रहा वो रेफरेंस की वजह से, तो उसके बाद उन्होंने कहा मजीद नहीं होगा। बिल्कुल, ये अच्छी हिकमत अमली थी कि वो नहीं शामिल हुए। नहीं, मेरे ख्याल में इस एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल जबरदस्त उनकी बतौर पॉलिटिकल पार्टी बातें हो रही थी कि शायद बज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड कुछ कमिटमेंट है हुकूमत की, और JUI के भी कुछ लोग ये तासुर दे रहे थे, और शायद कुछ PTI के भी कि शायद वो मंसूर अली शाह साहब को बना दें। तो ये सब कुछ तो गलत साबित हुआ। PTI के जो कुछ सीनियर वकला हैं उनसे भी कोई बात हुई थी, तो उनकी जानिब से भी इस तरह का तासुर दिया जा रहा था कि मौलाना को शायद कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि ठीक है आप ले आएँ और ये वो, लेकिन शाह साहब जो है वो आएंगे। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद शमूलियत के लिए PTI की क़यादत भी कुछ लोग कह रहे थे, बैरिस्टर अली जफर कह रहे थे कि शामिल होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने तो बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा क्लियर लाइन ली कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो हर सूरत में जाना चाहिए। तो ये अच्छा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, आज जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने नोट लिखा, वो नोट बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह उनके खिलाफ चार्जशीट बनाने की कोशिश की। ऐसे लगा कि हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि उस मीटिंग से चंद घंटे पहले नोटिस जारी हुआ, तो वो मीटिंग उस कमेटी ने भी देखा होगा कि ये देखें जी इतनी बड़ी चार्जशीट, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट तासर ये मिल रहा था बहुत अनफॉर्चुनेट है। मखसूस नशिस्तों में मैंने क्या किया आपके लिए
और मंसूर अली शाह ने आपके साथ क्या बहुत किया, ही अब आप अनफॉर्चुनेट उसके है कि नाम पे अपने गौर कर। ब्रदर जज आपने 3 दिन रिटायरमेंट से पहले आप कह रहे हैं कि 46 साल आपने गुजारे हैं, तो अपने एक ब्रदर जज के हवाले से टारगेट करके ये मिसकंडक्ट, मतलब कभी हम नहीं देखा जजमेंट्स में नाम अपने लेके। ब्रदर जज को अब नाम ले लेके बता रहे हैं कि ये भी इसने और किया ऐसे और ये भी फैसलों इसने का किया। हवाला दे रहे जिनका मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं था उस फैसले का, सिर्फ अपने उसको पर्सनली उनके जो पास्ट के ओपिनियन है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि उनसे मुखालिफ अपनी राय नहीं। उसमें आप देखें कि वो जो उन्होंने किया है कि जून में उनको पता था कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं और उसमें चीफ जस्टिस और आने वाले 5 जज बेनिफिशियरी हो सकते हैं या मुतासिर हो सकते और हैं, कहते कोई भी ना बैठे। उन्होंने ये उसमें परसेप्शन एक राय कायम करने की कोशिश की, तो मैं तो अलग होना चाह रहा था लेकिन ये दोनों नहीं हो रहे थे। लेकिन एक सवाल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब ये पता चल गया, चले वो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बावजूद बैठे, लेकिन क्या जो इलेक्शन मैटर चीफ जस्टिस ने नहीं सुने? क्या MNAs जो है वो उनके सीटें नहीं दी गई मुस्लिम लीग नून को पंजाब से? और क्या 63 का फैसला नहीं उन्होंने सुना? काजी साहब ने कहा ना कि अगर वो बैठेंगे तो मैं भी बैठूंगा फिर। तो सलाउद्दीन साहब मुझे ये बताएं कि अब अगर फौज में तो ये होता है ना, कोई जनरल सुपरसीड हो जाए तो इस्तीफा दे देता है, लेकिन ये फौज तो नहीं है ना, ये तो माशाल्लाह से कानून दान हैं, माहिरीन कवानीन हैं और आइन की तशरीह करने वाले हैं, ये कोई आइन की पामाली करने वाले तो नहीं हैं। तो क्या जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इस्तीफ़ा देने का भी इम्कान है? देखिए वो तो वही फैसला करेंगे, मगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट तो नहीं है कि अदलिया में के सुपरसीड होने पे रेजिग्नेशन आए। मैं समझता हूँ कि देखें ये इशू शख्सियात का नहीं है। इट इज़ नॉट कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हों या अफरीदी हों या मुनीब अख्तर साहब हों। इशू ये है कि आया हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो चीफ जस्टिस मुकर्रर करें और उनके पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस आइनी मुकदमात में बनाएं। इस चीज़ को रेजिस्ट होना पड़ेगा। एक तो नेचुरली एक पब्लिक एजिटेशन होती है, बार्स वगैरह की होती है, दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो अदलिया के अंदर से ही आएगी। तो वैसे वकला का रेजिस्टेंस होगा आपके लगता है? देखिए मैं समझता हूँ बिल्कुल होगा। अच्छा। वकला की जो अक्सरियत है वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ है। वो जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ होगा या? देखिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के खिलाफ किसी को कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर मसला ये है कि जब ये जो पिक एंड चूज़ जब एक बार शुरू हो जाता है तो अगर इत्तेफाक से एक बार अच्छा पिक एंड चूज़ हुआ और दूसरी बार फिर उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ तो ये पिक एंड चूज़ के खिलाफ ठीक है वकला हैं। अच्छा ये बताएं, जस्टिस याहिया अफरीदी के पास भी एक चॉइस थी कि अगर वो इनकार करते हैं, या चॉइस है अभी भी, तो वो 6 साल तक जज रहते हैं। अब अगर वो चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लेते हैं तो वो सिर्फ 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर चीफ जस्टिस तो बनेंगे लेकिन 3 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। तो अगर अब जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार कर देते हैं तो फिर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन हो जाएगी? हुकूमत क्या किसी डायलेमा में पड़ सकती है? देखें अगर इनकार कर देते हैं तो फिर हुकूमत को या मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को नॉमिनेट करना पड़ेगा। उसमें तो जो जिस तरह की बातें हुकूमती पार्टी से आ रही हैं उसमें तो उनके पास चॉइस सिर्फ एक मंसूर अली शाह साहब की ही बचेगी। और मैं समझता हूँ अगर ऐसा हुआ तो एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जाएगा जुडिशरी से गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जितनी भी कोशिश कर लें हम आपको अपने इदारे में इंटरफेरेंस अलाउ नहीं करेंगे। ये जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है हम वायलेट नहीं होने देंगे। ये बताएं कि अगर आप जस्टिस याहिया अफरीदी की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं ये तो एक बिल्कुल ऐसी मफरूज़े पे बात है, मगर मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि मेरी राय में बेहतर यही हो कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाया जाए और उसमें अगर एक नई रिवायत कायम होती है ना जुडिशरी में कि आप एक मैसेज भेजते हैं कि हम इस रेस में नहीं लगेंगे जिस रेस में आप हमें डालना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे
कि आने वाले वक्तों में आइनी बेंचेस कौन कौन से अहम मामलात के केसेस का फ़ैसला कर सकते हैं अगर चीफ़ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लिया गया जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के एक रुकन वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहुत सारे मामलात में जस्टिस याहिया अफरीदी न्यूट्रल रहे और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अब जस्टिस याहिया अफरीदी के न्यूट्रल होने के हवाले से भी गवाही दे दी है और ये बड़ी अहम गवाही है। सलाउद्दीन अहमद साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब सियासतदान जो हैं वो पहले कमेटी में बैठ के चीफ जस्टिस के हक़ में वोट देते हैं नामजदगी और फिर कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा जज है, बड़ा न्यूट्रल जज है। कैसा लगता है, मतलब आप एज अ लॉयर कि पार्लियामेंट में बैठ के तय हो रहा है कि कौन सा न्यूट्रल जज है और कौन सा नहीं है? भाई न्यूट्रल वही जज है जो उनके हक में फैसला करे। यही अपना मंसूर अली शाह साहब के को ना बनाने की वजह यही है ना कि उन्होंने ये रिजर्व सीट्स के केस में फैसला खिलाफ कर दिया, वरना बेशुमार मंसूर अली शाह साहब के फैसले हैं। लाइफ टाइम बैन में जो वोट दिया था लाइफ टाइम बैन को हटाने का 62(1)(f) में, वो भी मंसूर अली शाह साहब का फैसला था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में उन्होंने शाह साहब ने हुकूमत के हक में फैसला दिया था। तो बस अब यही एक सिस्टम बन गया है कि अगर हमारी लाइन पे चलते रहोगे तो फिर हम आपको चीफ जस्टिस बनाएंगे, नहीं तो आपके साथ खेलेंगे। फिर ये जो आइनी बेंचेस बनाने में जुडिशल कमीशन के अंदर सियासतदानों का किरदार है, पहले तो अदलिया बात करती थी कि हमारे अंदरूनी मामला है और इसमें मुदाखला है, अब तो बेंचेस बनाने का काम भी अब ये पॉलिटिशियंस करेंगे, MNAs करेंगे, सेनेटर करेंगे, लॉ मिनिस्टर और अटार्नी जनरल ये बेंच बनाएंगे। अटार्नी जनरल बेंच बनाएंगे जो रोज़ उन अदालतों में पेश होते हैं और जो हुकूमत रिस्पॉन्डेंट होती है, जिनके खिलाफ जो है आइनी दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, अब वो बेंच बनाएंगे। बिल्कुल, अपना अटॉर्नी जनरल एग्जैक्टली वो हुकूमत की तरफ से आर्ग्यू कर रहे होंगे, वो चूज करेंगे कि मैं अपना मुकदमा जो है वो इस बेंच के सामने आर्ग्यू करूं। दूसरा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक बात नहीं है, हाई कोर्ट की हद तक भी बात है। वहां जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिव्यू है, वो जब कौन सा हाई कोर्ट का जज होगा जो अटॉर्नी जनरल के खिलाफ किसी केस में फैसला देगा, जब उसे पता है कि साल के एंड पे मेरी परफॉर्मेंस रिव्यू जो है उसी अटॉर्नी जनरल साहब के पास और उसके 4 जो गवर्नमेंट के साथी हैं उसके पास जाएंगे, जजेस से ज्यादा कंट्रोल तो गवर्नमेंट के पास होगा। तो बेसिकली आपने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। साकिब बशीर साहब, ये जमीयत उलमा इस्लाम की क्या पॉलिसी थी? ये कौन सा नाग था जो मारा था मौलाना फजल रहमान ने? और कामरान मुर्तज़ा साहब को भी पता चला कि उन्होंने मुखालफत में वोट दिया है। ऐसी ये क्या मुखालफत में वोट दिया है कि एक ऐसी आइनी तरमीम के हक़ में वोट दे के जिसने अदलिया की आज़ादी को तहस नहस कर दिया है? एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा साहब आप कह रहे हैं कि मैंने तो एक वोट मुखालफत में दिया है, ये क्या हाज़िरी लगाई है, ये क्या नहीं? हाज़िरी बज़ाहिर तो यही लग रहा है, वो कह रहे हैं कि जी 13, 14, 15 सितंबर की जो ड्राफ्ट था वो बहुत सख्त था, तो हमने उसका जहर निकाल दिया। और वो ड्राफ्ट इन्होंने भी नहीं शेयर किया आज तक अवाम से। और लगता ऐसे है कि ड्राफ्ट असल में था ये कि वो तो दिखाने के लिए कि चलें पब्लिक पल्स ले ली जाए और उसके बाद जो है वो यहाँ पे राज़ी कर लिया जाए। अब जो कुछ आया है और जो कुछ हो रहा है, ये तो एक क्लियर जो है वो लग रहा है कि याहिया अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बने हैं तो जिस हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, तो क्या आइनी बेंचेस के सरबराह उनको बनने देंगे? मेरा नहीं ख्याल। आइनी बेंचेस का जो सरबराह सुप्रीम कोर्ट में होगा वो उसके पावरफुल ज़्यादा होगा चीफ जस्टिस की बनिस्बत, तो वो उनको बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। और मेरा ख्याल है कि 4 नंबर पे फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान बनते हैं। इसी तरह आप हाई कोर्ट्स का देखें, जो जिस दिन ये तरमीम हुई है, मंजूरी हुई है, सारा प्रोसेस हुआ है, तो उससे एक दिन पहले आप भी हम इकट्ठे थे, तो जो मुसवदा हमने देखा उसमें तरमीम की गई। ये हाई कोर्ट्स में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज और ये वो सारी चीज़ें पहले थी नहीं, जो मखसूस जो सही है, ये बाद में डालिए। साकिब, क्विकली, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। सलमान अकरम राजा ने शहजाद खानज़ादा जो है, शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा कि मौलाना फजल रहमान ने PTI के लोगों को कहा कि हमारे बंदे भी उठाए गए, आपके भी उठाए गए, इससे पहले कि हम दोनों के बंदे मज़ीद उठाए जाएँ, आप इस तरमीम के हक़ में वोट दें।
ये क्या है? ये ब्लैकमेल हो के मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस आईनी तरमीम को सपोर्ट किया और पीटीआई को भी कहते डाल दें वोट। ये तो उससे भी मेरे ख्याल में वर्स्ट है। ये तो बेहतर था उनको साइड पे बैठ जाते और करने देते जो कुछ करना है, फिर जब वो फैसला होता उसका कि कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर, एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।